कल्पना कीजिए कि समुद्र की सतह से 7 किलोमीटर नीचे पूरी अंधेरी दुनिया में वैज्ञानिकों को सैकड़ों व्हेलों की हड्डियां मिली है। क्या ये किसी रहस्यमय घटना का सबूत है या करोड़ों साल पुराना प्राकृतिक कब्रिस्तान? हेलो दोस्तों, आई एम सूफिया नाज। आई एम वार्म वेलकम टू ऑल एट अड्डा 24/7 फिज़िक्स एक्सप्लेन RRB NTPC। देखिए दोस्तों, ये सारी जो टॉपिक मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ वो टॉपिक 2 दिन पहले के ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है और आपको साउंड के एक टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सोनार सिस्टम, वो किस एप्लीकेशन पे काम करता है, उसी का यूज़ करते हुए इसकी खोज की गई है। चाइना के एक टीम ने इसकी खोज की है। हम इस पूरे वीडियो में इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे और एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे जो आपके PCS एग्ज़ाम, NTPC, RRB और आपके साइंस एंड फैक्ट जो जानने में इंटरेस्टिंग हो। बहुत लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है, ये कैसे हुआ है। मैंने कोशिश की है से आपको समझाने की, और ये जो फैक्ट्स मैंने इसमें ये वीडियो में लगाए हैं ये सारे इजी लैंग्वेज में हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने देख ही लिया है कि समुद्र के 7 किलोमीटर गहराई में मिला रहस्यमय व्हेल कब्रिस्तान। तो ये हाल ही में भारतीय महासागर जो इंडियन ओशन है उसमें वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा व्हेल कब्रिस्तान, व्हेल ग्रेवयार्ड खोजा है। जैसे कि आपने ये वाला पार्ट तो देख रही है, व्हेल ग्रेवयार्ड है। ठीक है, ये समुद्र के 7 किलोमीटर गहराई में मिला है। तो यह खोज किसने की है? ये खोज चीन की अगुवाई वाली एक अंतर्राष्ट्रीय शोध टीम है। यह स्थान दक्षिण पूर्वी भारतीय महासागर के डायमंटीना फ्रैक्चर जोन में पाया गया है। और ये डायमंटीना फ्रैक्चर जोन किधर है, कौन से देश में ये आता है? ये ऑस्ट्रेलिया के आसपास में है। ठीक है, तो ये पाया गया है जो समुद्र की सतह से, समुद्र जो लेवल है उसकी सतह से 4200 to 700,000 मीटर की गहराई में स्थित है। इतने नीचे, मतलब व्हेल की जब डेथ होती है तो उसी डायरेक्शन में जा कर के वहाँ पाइलअप होते जाता है। इस बारे में जानकारी इकट्ठा की है चाइना के एक शोधकर्ता टीम जिसका नाम है डायमंटीना फ्रैक्चर जोन। ओके, तो ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्या है, अब देखिए कि यहाँ पे व्हेल कब्रिस्तान क्या है। सबसे पहले ये समझिए कि व्हेल कब्रिस्तान क्या है। व्हेल कब्रिस्तान, जब किसी व्हेल की मृत्यु हो जाती है, जब वो डेथ हो जाता है तो उनकी बॉडी समुंदर की गहराई में जाकर तल में ऐसे नीचे, ये नीचे ऐसे तल में जा कर के इधर ऐसे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, तो उसे व्हेल फॉल कहा जाता है। जब इनकी डेथ होती है, समुद्र तल में जाकर के बैठ जाते हैं, उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? व्हेल फॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हेल फॉल कहते हैं। व्हेल फॉल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, ये ऐसे क्षेत्र हैं, इस समय के साथ कई व्हेलों के अवशेष एक ही क्षेत्र में जमा हो जाए तो उसे व्हेल ग्रेवयार्ड कहते हैं। मेरा टॉपिक का नाम भी था व्हेल ग्रेवयार्ड। तो व्हेल ग्रेवयार्ड क्या है कि जब व्हेल की मृत्यु हो जाती है वो समुद्र तल के नीचे में जा कर के एक लेयरिंग बैठाते हैं और पाइलअप हो जाते हैं, तो उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? व्हेल फॉल कहते हैं। और समय के साथ कई व्हेल के अवशेष एक ही सतह पे, एक ही क्षेत्र पे जमा होते जाते हैं, उसी को हम लोग व्हेल ग्रेवयार्ड कहते हैं। आई थिंक आपको ये व्हेल कब्रिस्तान के बारे में कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। आई थिंक आप इसको गो थ्रू करोगे ना मेरे वीडियो में के बाद, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन मैंने कोशिश की है इसके ईच एंड एवरी फैक्ट्स को आपके साथ डिस्कस करने में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ इस खोज में मिला क्या है। एक्चुअली में ये खोज तो वह किसने किया ये जान लिया कि इसमें मिला क्या है। इसमें मिला है 476 से अधिक व्हेल जीवाश्म मिले हैं। 476 से प्लस व्हेल जीवाश्म मिले हैं। जीवाश्म मीन्स फॉसिल। ठीक है, 5 आधुनिक व्हेलों के अवशेष भी मिले हैं। कुछ जीवाश्म लगभग
दैट मीन्स आप लोग अप्रॉक्सीमेटली मान ले कि लगभग वो 53 लाख वर्ष पुराने हैं, ठीक है। यह क्षेत्र लगभग 1200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये जो वेल ग्रेवयार्ड वाला सीन है, ये वेल ग्रेवयार्ड वाला ये वाला, ये पूरा 1200 तक का फैला हुआ है। कहाँ, कितने दूर तक का? 1200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 1200 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ कि 1200 किलोमीटर तक, ठीक है। उसके बाद क्या है कि कई नई समुद्री प्रजातियां मिलने की संभावना, इसमें ये इसका मेन मोटिव यही था कि जो ओशियन डाइवर्सिटी है उसके बारे में पता करना, वहाँ मछलियाँ कौन कौन सी प्रजातियां की है, कौन कौन से स्पीसीज के, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, और वहाँ के जो लाइफ सिस्टम है कैसे पनपते हैं, कैसे उनके हैबिटेंट्स होते हैं, वो सारे चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना इसका मेन मोटिव था, ठीक है। तो इसे खोजा चाइना के एक शोधकर्ता टीम ने खोजा, ठीक है। अब वैज्ञानिकों ने क्या खोजा है वो देखिए। वैज्ञानिकों ने इतनी गहराई में क्या खोजा है, खोज का स्थान है भारतीय महासागर, डायमंटीना फ्रैक्चर जोन ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में है। मैंने बताया था ना ये ऑस्ट्रेलिया के रीजन में है। देखिए ऑस्ट्रेलिया के रीजन में दक्षिण पश्चिम जोन में ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में मिला है। और ये वाला जो मैंने ये देखिए ये मैंने जो ये किया है मैप के साथ इसको बताने की कोशिश की है। दक्षिण पश्चिम इसे मतलब दक्षिण पश्चिम आपको किस में मिला है, ऑस्ट्रेलिया में मिला है। और ये कौन से ओशियन का पार्ट है, ये ओशियन का पार्ट है, इंडियन ओशियन का, ठीक है। और ये तो मैंने बता ही दिया कि 476 प्लस वेल जीवाश्म एक साथ मिले हैं। 5 आधुनिक वेल के अवशेष भी मिले हैं। 53 लाख वर्ष पुराने हैं। यह खोज 2024 में ही प्रकाशित हुई थी, लेकिन इसको डन अभी किया गया, ठीक है। ये अब तक की सबसे बड़ी वेल ग्रेवयार्ड खोजा गया है, ठीक है। और किसके द्वारा खोजा गया है, चाइना के थ्रू खोजा गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, ये कब्रिस्तान। अब कब्रिस्तान तो मिल गया, और कब्रिस्तान कहाँ ये भी पता चल गया, ये इंडियन ओशन में ये भी पता चल गया, किस देश में ये भी पता चल गया। लेकिन ये कब्रिस्तान में कहाँ मिला है, किस जगह पे मिला है, तो ये तो हमने बता दिया है पहले। डायमंटीना फ्रैक्चर जोन भारतीय महासागर मतलब इंडियन ओशन का एक रहस्यमय दरार क्षेत्र है। दरार क्षेत्र, ये यहाँ की गहराई इतनी अधिक है कि पृथ्वी की सबसे ऊंची इमारत भी इसमें डूब जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है कि मतलब ये इतनी ज़्यादा गहराई है कि जैसे कि ये जो ओशियन का जो ये आपको दिखा रहा है ये सी लेवल है, ठीक है, ओशियन सरफेस है। उसके नीचे इतनी गहराई है 330 मीटर में कि एक एफिल टावर भी वहाँ पे क्या हो जाए कि वो डूब जाए, इतनी गहराई उसमें क्या है। फिर बुर्ज खलीफा तक जो 828 मीटर ऊंचाई के ऊंचा है, ऐसे मोनूमेंट्स वो जो इतने ऊंचे है, इतनी ऊंची गहराई में ये डायमंटीना फ्रैक्चर जोन मिला है कि ये बुर्ज खलीफा जैसे इतनी बड़ी इमारत भी डूब जाए तो भी कुछ नहीं होने वाला, उससे ज़्यादा ही गहरा है, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया है कि एक हिमालय माउंट एवरेस्ट, सोचिए कि ये सबसे ऊंची चोटी है वर्ल्ड में, सबसे ऊंची चोटी। आई नो आप इस चीज़ को जानते ही होंगे। तो ये 8848 मीटर है, ये भी डूब जाए इतनी गहराई है, ठीक है। और ये वेल ग्रेवयार्ड इसके नीचे मिला है। देखिए आप इमेजिन कर सकते हो गाइस कि ये मतलब कितना गहराई में जाकर के इसकी खोज की गई। ये क्यूरियोसिटी तो आती होगी कि अरे भाई इतनी नीचे खोज कैसे होती है, मतलब साइंटिस्ट क्या चीज़ का यूज़ करके इतने अंदर तक का खोज करते हैं। आप मैंने तो ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताने की जस्ट कोशिश की है कि देखिए ये ओशियन सरफेस जो है, ये ओशियन सरफेस है, उसके नीचे एक एफिल टावर डूब सकता है, बुर्ज खलीफा डूब सकता है, माउंट एवरेस्ट डूब सकता है। तो 7000 मीटर के नीचे डीप इंडियन ओशन के अंदर इतनी गहराई में डायमंटीना फ्रैक्चर जोन आपकी पाई गई है। तो आई थिंक ये वाला भी आपको समझ में आया होगा। मैंने बस इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि एक ओवरव्यू आपके दिमाग में बने कि ये कितने अंदर है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, वेल फॉल। अब वेल फॉल के मैंने बताया था ना कि समुंदर
के अंदर जब मछलियाँ मर जाती है, वेल मछली की जब डेथ होती है तो उसकी बॉडी एक जगह पे जा कर के पाइल अप होने लगती है, उसी को हम लोग वेल फॉल कहते हैं, ठीक है। और ये कितने कितने लंबे एरिया में फैली हुई है, 1200 किलोमीटर, मैंने बताया था 1200 किलोमीटर, ठीक है। जब एक वेल मरती है तो उसका शरीर समुद्र तल तक पहुंचता है और एक पूरी इकोसिस्टम जन्म लेती है, ठीक है। उसमें क्या क्या चीज़ आती है देखिए, उसमें आपका आता है वेल, पहला स्टेज जो आपका है वो होता है वेल की मृत्यु, ठीक है। दूसरा स्टेप है शरीर डूबता है, फिर उसको हम लोग वेल फॉल कहते हैं, उसी से एक इकोसिस्टम जन्मता है और फिर वो कब्रिस्तान बनता है। ये 5 लेयर है, ये 5 लेयर है। पहले के वेल से की मृत्यु होती है, शरीर नीचे तल में जा कर के डूब जाता है समुद्री तल में, फिर उसी को हम लोग वेल फॉल बोलते हैं। ये इकोसिस्टम बनता है पूरा और इसी को हम ग्रेवयार्ड कहते हैं, ठीक है। आई थिंक ये पूरा कंप्लीट आपको समझ में आया होगा। अब देखिए कि वैज्ञानिक वहाँ कैसे पहुँचते हैं, किस सिस्टम का काम करते हैं। मैं साउंड चैप्टर आपका लेने वाली हूँ, लेकिन साउंड चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है साउंड का, जिसका यूज़ इस वैज्ञानिकों ने किया। समुद्र के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर पता लगाना होता है कि वो कितने गहराई में है, क्या है, तो वहाँ से यहाँ पे जो अनुसंधान जहाज होते हैं, ये सोनार द्वारा समुद्र तल की स्कैनिंग किया जाता है। स्कैनर तो आप जान रहे हो ना दोस्तों कि स्कैनिंग किया जाता है, इसको स्कैनिंग किया जाता है। और स्कैनिंग किसके थ्रू किया जाता है, स्कैनिंग एक वेब के थ्रू किया जाता है, वेब को भेजा जाता है और जिस सरफेस पे उसको भेजा जाता है वो सरफेस से वहाँ से वो टकराती है वेब और वापस वो जाती है, जिससे उसकी क्या होता है 3D मैप बनाई जाती है और उसकी गहराई का पता लगाया जाता है। तो सोनार सिस्टम का समुंदर के अंदर मतलब सी सिस्टम के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस या उसको पता लगाने के लिए सोनार वेब का यूज़ किया जाता है। ये ध्वनि तरंगे क्या, मैंने यहाँ पे पूरा ये सेटअप आपको दिखाने की कोशिश किया है कि ये सोनार सिस्टम जो है ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो अनुसंधान जो है तुम आपका या अनुसंधान जहाज सोनार द्वारा समुद्र तल की स्कैनिंग करता है। देखिए ये स्कैनिंग कर रहा है वेब के थ्रू, आई थिंक आप समझ गए होंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है कि ध्वनि तरंगे वापस उछलकर मानचित्र बनाती है। ये सरफेस से जैसे टकराई, उसके बाद टकराने के बाद ये वेव वापस उसी सरफेस से लौट गई, ठीक है। तो वापस उछलकर मानचित्र बनाती है। आरओवी सबमर्सिबल क्या होता है, आरओवी एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा होती है दोस्तों, जो सबमरीन सिस्टम में छोटी छोटी पनडुब्बियों में लगाया जाता है ताकि वो 7000 मीटर गहराई तक आरोहण कर सके। उसमें एक रोवर होता है, एक रोबोट होता है, वहाँ के उस जगह की मिट्टी, वहाँ के सारे सिस्टम को, वहाँ की मिट्टी को, रॉक को वो उठाता है और एक कंटेनर में जमा करता है और उसकी जांच करके फिर रिपोर्ट बना करके भेजता है, ठीक है। और देखिए ये चौथा जो है ये रोबोटिक काम है। ये रोबोटिक काम क्या है, मैंने बताया ना कि छोटे छोटे जो सबमरीन भेजे जाते हैं समुंदर के अंदर, उसके अंदर एक रोबोटिक सिस्टम होता है जिसके ऐसे आर्म बने होते हैं। वहाँ के जो आपको सैंपल लेना है, मान लो कि जीवाश्म के सैंपल लेना, वो जीवाश्म और नमूना को एकत्र करके प्रयोगशाला में विश्लेषण के लिए भेजता है, ठीक है। इसका काम ये है, मतलब ये किस तरीके से काम करता है मैंने यहाँ आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि ये 7 किलोमीटर की यात्रा करके 0 मीटर, मैंने ये भी समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ आता है। चलिए एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। 7 किलोमीटर की यात्रा में 0 मीटर में तो सतह ही रोशनी होती है, समुद्र के ऊपरी सरफेस, मतलब ठीक है, ये वाले की बात कर रही हूँ मैं। ये समुद्री सरफेस इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। ये हो गया, ये तो तुम आपका यहाँ पे चला गया। उसके बाद फिर क्या है, उसके 1000 मीटर अंदर ट्विलाइट जोन, इसको ट्विलाइट जोन बोलते हैं, मतलब थोड़ा हल्का हल्का रोशनी मिलती है। फिर 3000 मीटर में मिड नाइट जोन हो जाता, मतलब मिड नाइट में जितना अंधेरा होता है वो। फिर 5000 मीटर में एबिशियल जोन, मतलब बिल्कुल भी अंधेरा। और 7000 मीटर में हडाल जोन है, हडाल जोन, इसी को कब्रिस्तान बोलते हैं। यहाँ नो लाइट, नो लाइट।
ठीक है, यहाँ पे लाइट नहीं पहुँचती है, ठीक है, यहाँ पे लाइट नहीं पहुँचती है। तो ये इतने अंदर में है, और उस जोन को क्या क्या बोलते हैं, 1000 मीटर के अंदर में जो होता है वो ट्विलाइट जोन है, और 3000 मीटर के अंदर में जो होता है मिडनाइट जोन है, 5000 के अंदर में जो है एबिशियल जोन है, और 7000 के अंदर में हडाल जोन है। मतलब वो कब्रिस्तान है जहाँ पे बिल्कुल भी रोशनी, सूरज की रोशनी या फिर कोई भी किसी भी तरह की लाइट वहाँ तक की नहीं पहुँचती है। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये काम करते हैं, ये पिक्चर्स देखिए, ठीक है, ये कैसे, ये जो है ना, ये पनडुब्बी में एक आर्म को यूज़ किया जाता है। देखो, इसको रोबोटिक आर्म बोलते हैं, उसी में कैमरा लगे होते हैं, आरओबी सबमर्सिबल कैमरा होते हैं, जो हाई रेजोल्यूशन कैमरा होती है, जो ये सारे ऑब्जेक्ट के नमूनों को ऑब्ज़र्व करती है, उसके हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स बना करके वैज्ञानिकों को भेजती है ताकि वो उस पर रिसर्च कर सके, ठीक है। मैंने ये दिखाने की कोशिश की ताकि एक ऑब्जर्वेशन, एक अंडरस्टैंडिंग आपके बन सके कि हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब कैमरे ने पहली बार देखा कि आरओवी के कैमरे में 7000 मीटर नीचे जो दिखाया है वो किसी सपने जैसा था। अब जाहिर सी बात है, इतने अंदर भी इतनी गहराई, मतलब पूरा का पूरा डार्कनेस है जहाँ पे, वहाँ पे कैमरा जाता है और ये क्या बोलते हैं, ये वेल के ग्रेवयार्ड के बारे में पता लगाता है कि यहाँ पे वेल फॉल हो रहा है, यहाँ बहुत सारे मतलब वेलों के कब्रिस्तान पाए गए हैं, इसका इतना बड़ा एरिया है, ठीक है। तो वो किसी सपने जैसा था, विशाल हड्डियाँ अंधेरे में चमकती हुई, लाखों साल से पड़ी हुई। अब मैंने बताया था ना, 53 लाख साल से ये पड़ी हुई थी, ठीक है। और 2024 में ही इसका मतलब रिसर्च इनिशिएट की गई थी, लेकिन ये अभी मुकम्मल 2 दिन पहले ही हुआ है, ठीक है। ये रिसेंट का टॉपिक है और ये साइंस और टेक्नोलॉजी का टॉपिक है, जो हर पीसीएस एग्ज़ाम में आई थिंक आपसे पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो ये उस चीज़ को है, आई थिंक या कंफर्म ही पूछा जाता है, ठीक है। तो जब कैमरे ने पहली बार देखा तो ये ऐसा लग रहा था कि कुछ सपने जैसा है। नंगी आँखों से वेल के ढांचे स्पष्ट दिख रहे थे, ठीक है। रोबोटिक आर्म्स, मैंने बताया ना कि ये इसी में आरओवी कैमरा लगे हुए थे। नमूने सुरक्षित इकट्ठे किए गए। नमूनों को किस में सुरक्षित इकट्ठा किया गया? उस नमूनों को सुरक्षित इकट्ठा किया गया रोबोटिक आर्म्स के थ्रू, ओके। उसके बाद वापसी में नमूनों को लेबोरेटरी में भेजा गया ताकि उसका टेस्ट कर सके और पता कर सके कि ये क्या मैटर है, ठीक है। अब डीएनए और उम्र का रहस्य क्या होता है? देखो, अब बोलते हैं ना कि डीएनए से पता करते हैं कि वो जो इतने साल पहले जो व्हेल मछलियाँ थी उसमें उसके स्ट्रक्चर क्या थे, उनके एज के बारे में पता किया जाता है। फिर अभी के जो व्हेल मछलियाँ हैं उनसे कंपैरिजन किया जाता है कि हाँ, इस सिस्टम में, उस सिस्टम में जो उनके स्पीसीज के साथ था वो अभी भी है, क्या है, नहीं है, उसके बारे में ये लेबोरेटरी में पता किया जाता है। तो डीएनए, चलिए जानते हैं कि डीएनए से उम्र का पता कैसे चलता है। डीएनए विश्लेषण से पता चला, उम्र कैसे पता चलती है इस बारे में ध्यान दीजिए कि कार्बन डेटिंग। देखिए दोस्तों, हम लोग अभी जीवित हैं, मतलब लिविंग बीइंग है, ठीक है। तो अगर हम लोग अभी जिंदा है तो हमारे शरीर में कार्बन 14 की मात्रा हमेशा बढ़ती जाती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारी डेथ हो जाए तो वो कार्बन 14 के जो केमिकल एलिमेंट्स जो हमारे बॉडी में रिप्रोड्यूस्ड हो रहा है या प्रोड्यूस्ड हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि वो उसकी लेवल, उसकी जो स्तर है वो कम होती जाएगी। इसी से आप किसी भी कार्बन डेटिंग के मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट का उम्र का पता लगा सकते हैं, ठीक है। ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो डीएनए जो आपका है, ये जो डीएनए का विश्लेषण से पता चला, उम्र कैसे पता चलती है मैंने ये बताया। कार्बन डेटिंग से केमिकल एनालिसिस किया गया। कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बन के अनुपात में 53 लाख वर्ष की उम्र तय हुई, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद प्रजाति कौन सी व्हेल थी
उसके बाद विकास, आधुनिक वेल से क्या रिश्ता, मैंने बताया ना कि प्रजातियों उसमें देखा गया, कार्बन डेटिंग किया गया, फिर अभी जो मॉडर्न वेल्स है उससे उसकी कंपैरिजन करवाई गई। फिर परिवार, एक ही समूह के वेल थे। इसमें पता चला कि अभी जो वेल पाई जाती है मॉडर्न एरा में, वो पहले जो ग्रेवयार्ड में पाया गया वो एक ही ग्रुप की थी। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आया हो गया। एक ही जगह से इतनी वेल क्यों? अब ये समझ में आना चाहिए ना कि अगर इतनी बड़ी समुंदर है तो एक ही उसी जगह पे वेल जा कर के वेल फॉल क्यों हो रहा है भाई? वहीं पे उसका कब्रिस्तान क्यों है? अब 1200 ही किलोमीटर में क्यों है? और एक ही जगह जा कर के वो क्यों डाउनफॉल हो रहा है उनका? तो यहाँ पे ये क्या है कि उनके, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, 3 कारण है। ठीक है, एक है माइग्रेशनल, एक है माइग्रेशन रूट। तो प्राचीन वेल इस मार्ग का नियमित रूप से उपयोग करते थे। मतलब जो 53 लाख साल में जो वेल सब थे वो इसी रूट का यूज़ किया करते थे। ठीक है, अब ओशियन करंट, आप तो जान रहे हैं ना ओशियन करंट क्या होता है। ओशियन करंट उसको बोलते हैं जहाँ गर्म जलधारा और जहाँ ठंड गर्म जलधारा जहाँ मिलते हैं उसी में ओशियन करंट मिलता है। और ये ओशियन करंट किसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है? मछलियों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, उसके रिप्रोडक्शन के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये उस चीज़ का है। तो यह ओशियन करंट क्या है? शक्तिशाली धाराओं ने वेल को इस क्षेत्र में फंसा दिया। ठीक है, शक्तिशाली धाराओं ने, बोल रहे हैं ना कि मतलब एक ही जगह पे क्यों हो रहा है, वो अलग अलग जगह पे क्यों नहीं हो रहा है। पहला तो कारण है कि माइग्रेशन रूट इसी का यूज़ करते थे। दूसरा कारण है कि ओशियन करंट, शक्तिशाली धाराओं ने वेल को इस क्षेत्र में फंसा दिया। ये किसके कारण हुआ है? इसी क्षेत्र में हो रहा है, ये ओशियन करंट के कारण हो रहा है। और तीसरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, अंडर वाटर एस्केप डिफ़िकल्टी। ठीक है, उसके कारण, मतलब वो प्रेशर के कारण ये सारा चीज़ हो रहा है। शायद वैज्ञानिकों की थ्योरी, शायद ये प्राचीन माइग्रेशन रूट था जहाँ वेलों नियमित रूप से आती जाती रहती थी। समुद्री धाराएं और भू संरचना ने इन्हें उसी क्षेत्र में फंसा रखा। मैंने बताया ना कि माइग्रेशन के लिए पुराने ज़माने में जो वेल थी वो इसी रूट का इस्तेमाल करती थी, इस रूट का इस्तेमाल करती थी, ये रूट का, इस रूट का इस्तेमाल करती थी। उसके बाद वेव ओशियन करंट, ये जो ओशियन करंट है, ये ओशियन करंट में क्या हुआ कि शक्तिशाली धाराओं ने वेल को इस क्षेत्र में फंसा करके रखा। ठीक है, और फिर भू संरचना ने उन्हें इसी क्षेत्र में फंसाया रखा। ये जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है जिसके कारण इसको यहाँ पे इसी जगह पे इसको बांध करके रखा। यह खोज हमें बताती है कि इवोल्यूशन, मरीन बायोलॉजिकल, डीप सी लाइफ, मतलब मराइन बायोलॉजिकल कैसे होती है कि मतलब समुद्री जीवन कैसे होती है, उनके रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं, उनमें डाइवर्सिटी कैसे होती है, उनकी जो एक हैबिटेंट है वो कैसा होता है, डीप सी लाइफ कैसी होती है, और पृथ्वी का इतिहास क्या है, यह सब कुछ एक साथ जानने में मदद मिल रहा था। ठीक है, तो यही इस खोज का कारण था और ये खोजा गया था और 2024 में इसका नींव रखी गई थी जो अब पूरी हो गई। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया समुद्र हमारी पृथ्वी का सबसे कम खोजा गया संसाधन है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, अभी तक जितना भी खोज हुई है समुद्र में बहुत कम, मतलब ओशियन जो डिस्कवरीज़ है ना वो बहुत कम हुई है, और ये एक बहुत बड़ी माइलस्टोन है जो वेल ग्रेवयार्ड के थ्रू हम लोगों को पता चला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि समुद्री हमारी पृथ्वी की सबसे कम खोजा गया संसार है, और ये फैक्ट तो मैंने आपको बता ही दिया कि 476 से ज़्यादा जीवाश्म मिले हैं। 7,000 मीटर नीचे गहराई के रहस्य के बारे में पता चला है कि वहाँ पे वेल फॉल हुआ है, वहाँ पे वेल ग्रेवयार्ड मिला है, और ये इतनी गहरी में है कि जहाँ पे कोई भी लाइट नहीं पहुंच सकती। वहाँ का इकोसिस्टम कैसा है, वहीं पे क्यों वेल फॉल हुआ है, वेल फॉल का तरीका क्यों हुआ वहाँ पे, वो मैंने 3 कारण आपको बताया था। पहला तो कारण ये था कि पहले जो 53 लाख साल पहले जब वेल उसी रूट का इस्तेमाल करती थी आने जाने के लिए, और उसके बाद ओशियन करंट और जियोलॉजिकल जो आपका ये है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है अंडर वाटर
वाटर के वजह से उसको उसी क्षेत्र में क्या करा, अंडर प्रेशर के थ्रू वहीं पे उसको फंसा के रखा, इसलिए वहाँ पे इतना बड़ा वेल ग्रेवयार्ड मिला है। और वेल ग्रेवयार्ड वो 53 लाख पहले से तो था ही दोस्तों, लेकिन अभी पाँच और मॉडर्न वेल का भी ग्रेवयार्ड वहाँ पे मिला है। ठीक है, तो इसमें ये जानने की कोशिश की गई है चीनी वैज्ञानिकों के थ्रू कि समुद्र की गहराई में उसके इकोसिस्टम, उसकी हैबिटेट के बारे में जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी। आई थिंक मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको इस टॉपिक को समझाने में कुछ मदद मिली होगी, और मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से पूरे पिक्चर्स और पूरे टर्म्स को अच्छे से क्लियर किया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच।